नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में स्थानीय लोगों के वो बीच पहुंचे हैं और वोट करने की अपील की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों ने मुख्यमंत्री का फूलमाला पहनाकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। साथ ही स्थानीय महिलाओं में उनके साथ सेल्फी लेने का क्रेज भी देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि भैजी हमारा दगड़ी भी सेल्फी लिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी अनुरोध स्वीकार करते हुए उनके साथ ये सेल्फी ली है। सदस्य विभिन्न दायित्वों को जिन्होंने निर्वहन किया, क्षेत्र में भी आगे निकल गया है। किस प्रकार से एक हमारी स्वदेश की बनी हुई तकनीकी से एक शानदार निर्माण कार्य हो रहे हैं। रेल हो, चाहे डिफेंस का सेक्टर हो या अन्य सेक्टर हो, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है और अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम हो रहे हैं। चाहे हम प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद, अब लोग कहते हैं कि पहले में क्या हुआ, मोदी जी के समय में क्या हुआ। आप 2014 से पहले का समय याद करिए कि लोगों के बैंकों में खाते भी नहीं होते थे। खाते केवल उनके होते थे जिनके पास बहुत रुपया पैसा होता था। मोदी जी ने बैंकों को, अमीरों के बैंकों के साथ साथ गरीबों का बैंक बनाने का भी काम किया। जन धन के खाते खुलवाए, निःशुल्क खाते खुलवाने का काम हुआ। उज्ज्वला योजना में हर घर तक गैस का सिलेंडर पहुंचा। 10 करोड़ से ज्यादा आज बहनें जो धुएं में अपना जीवन बिताती थी, उस धुएं से मुक्ति देने का काम किया। किसान समृद्धि योजना में प्रत्येक वर्ष किसानों के सम्मान के लिए 6,000 रुपए प्रत्येक वर्ष उनके खातों में भेजा जा रहा है। उनके लिए अनेक योजनाएं बनाई जा रही है। पीएम आवास योजना, जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा मकान पूरे देश के अंदर बने हैं। उत्तराखंड के अंदर भी हमारे 85,000 मकान अभी तक बन चुके हैं। भाइयों बहनों, तेजी से उस पर काम चल रहा है। अभी हमारे विधायक जी यहां से बोल रहे थे, आयुष्मान भारत योजना, ये ऐसी योजना है जो पूरे विश्व की स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की गारंटी सुनिश्चित की गई है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का यह सीधा मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले में कांग्रेस के कई नेता अपनी पार्टी के बीच मझधार में छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आपको बता देंगे, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसपी सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और जैसे मैंने पहले दिन ही कहा था कि हमारी ये संस्था का क्रम मतदान के एक दिन पूर्वता चलेगा। मुझे बताते खुशी है कि भिन्न दलों के ऐसे प्रभावशाली लोग लगातार जुड़ रहे हैं। आज भी हरिद्वार के अंदर ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था और यहाँ पर इंजीनियर एसपी सिंह जी ने हमारी पार्टी उनके अथाह समर्थकों के साथ ज्वाइन किया है। खासतौर पर जो हमारा अनुसूचित जाति का तबका है, उस पर काम के को बढ़ाने के लिए हम इंजीनियर साहब का सहयोग लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हरिद्वार लोकसभा के अंदर ऐसी विधानसभा जो किन्हीं कारणवश हम जीत नहीं पाए थे, उनमें हमारे जो भी दलों के अंदर जुड़ रहे हैं उनका प्रत्यक्ष सहयोग विधानसभा में लिया जाएगा। देखिए, बदलाव का दौर है और मुझे महसूस हो रहा था बहुत समय से कि हमें भी जो है बदलाव के साथ चलना चाहिए। जो आज देश के अंदर विकास हुआ है, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी है देश, जिस प्रकार से आज हमारी इकोनॉमी 5th लेवल पे पहुंच गई वर्ल्ड में इकोनॉमी, एंड वी आर लाइकली टू बी 3rd इकोनॉमी बाय एंड ऑफ 27। तो मुझे लगता है कि हमें भी उसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि मैं कांग्रेस में एक बहुत लंबे समय तक रहा हूँ। कांग्रेस में मैंने पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा के चुनाव भी लड़े। 2017 में मैंने असेंबली का चुनाव लड़ा था ज्वालापुर से। उत्तराखंड बीजेपी आगामी 6 तारीख को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जिसको देखते हुए बीजेपी के जरिए कार्यक्रम की रूपरेखा यह तैयार की जा रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि पार्टी मुख्यालय समेत सभी जिला कार्यालयों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ ही पार्टी की स्थापना से जुड़े कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा और पार्टी की गौरवशाली विकास यात्रा पर चर्चा भी होगी। साथ ही प्रत्येक बूथ स्तर पर पन्ना समितियां और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी का झंडा लगाकर पीएम का भाषण भी सुना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। उस दिन सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएंगे, जनसंपर्क करेंगे, लोगों के पास जाएंगे,
लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। बड़े उत्साह के साथ पार्टी अपने स्थापना दिवस को मनाती है। बूथ लेवल पर प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर झंडा लगाएंगे और संपर्क करेंगे अपने अपने बूथ पर लोगों से। और विकासनगर में बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मतदाताओं से वोट करने की अपील करते हुए कहा कि मतदान में महज 2 सप्ताह का समय ही बचा है। टिहरी लोकसभा प्रत्याशी राज्य लक्ष्मी शाह इस बार भारी मतों से वो जीतने जा रही हैं और ऐसे में चुनावी रण में कूदे राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं और जनसंपर्क वो कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में युवा न्याय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि युवा न्याय सम्मेलन का आयोजन पूरे देश भर में किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी इसकी शुरुआत की गई है। वहीं सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बीजेपी सरकार में युवाओं की अवहेलना और वहीं इस दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा है कि बीजेपी सरकार लगातार युवाओं की बात करती है लेकिन युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बेरोजगारी अपने चरम पर है और इन्हीं बेरोजगार युवाओं के दर्द को समझते हुए राहुल गांधी ने युवाओं के साथ वायदे किए हैं कि वे हर पल युवाओं के साथ हैं। मतदाताओं के लिए क्या गारंटी है, श्रमिकों के लिए क्या गारंटी है, युवाओं के लिए क्या गारंटी है, उसके ऊपर बात करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज देश जिस ओर जा रहा है, जहां उत्तराखंड जैसा प्रदेश, जहां पर अग्निवीर जैसी समस्या बड़ी गंभीर है, क्योंकि उत्तराखंड के युवा जो है मैक्सिमम फौज में जाते हैं और इस अग्निवीर जैसी योजना लाकर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आज देश में हजारों एक ऐसे मुद्दे हैं, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, जिसको लेकर चुनाव में बड़े मुद्दे हैं। इन सब चीजों को लेकर हमने घर घर जाना है। इससे पहले दिनेश जी ने आपको सारी गारंटी के बारे में बताया और आप सब लोग यहाँ पर बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए, आप सबका धन्यवाद है। वहीं प्रदेश में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए यह मतदान होना है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्रियों और उत्तराखंड के दौरे पर प्रस्तावित हुए हैं और वहीं इन दौरों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और इस पर जानकारी देते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अधिक संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। जैसा आप जानते हैं कि अब लगातार जो वीआईपी या वीवीआईपी विजिट जो है वो शुरू होने वाली हैं। ये जो रैलियां होने वाली हैं पार्टी विशेष, जिनकी काफ़ी पार्टी के द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, उनके द्वारा भी हाल में जो है रैली का आयोजन भी होने वाला है। तो उसको लेके भी हमारे द्वारा जो है कमर कस ली गई है, उसमें फोर्स की व्यवस्था की जा रही है और जैसे जैसे जिस लीडर्स की जहाँ भी रैली होगी तो उसके अनुसार फोर्स की व्यवस्था भी की जाएगी और साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि आम जन को भी कम से कम इसमें असुविधा हो। और वहीं नैनीताल लोकसभा सीट पर बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी ने दूसरी बार अजय भट्ट को सीट पर टिकट दे दिया है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रकाश जोशी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पहली चुनावी रैली के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी बुरी तरीके से डर चुकी है, इसलिए प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर पीएम मोदी की 4 चुनावी रैली होने जा रही है। और इसी के साथ ही और क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। पूरी तरह से डरी हुई है। उन्हें क्लियर कट उत्तराखंड से 5 सीटों पर हार दिख रही है और शायद यही कारण है कि मोदी जी 4 जगह रैली करेंगे। अब वो इतने पे भी नहीं अटक रहे हैं। नैनीताल संसदीय क्षेत्र में तो मोदी जी के बाद योगी जी भी आने वाले हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि इस कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इस मतदाताओं का रुझान बढ़ा है और खास तौर पर जो हमारे वर्तमान सांसद है उनका जो नकारापन है, उनकी निष्फलता है, उनकी उदासीनता क्षेत्र के प्रति थी, वो जनता अब उसको पहचान चुकी है और भारी बदलाव का जनता मन बना चुकी है। शायद ऐसे कोई सर्वे रिपोर्ट्स उनके पास गई होंगी। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा इस साल 10 मई से शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया के मौके पर सबसे पहले गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। इसके बाद यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के कपाट भी खोल दिए जाएंगे।
धामी सरकार इस साल यात्रा के सब इंतजामों की समीक्षा कर रही है, जबकि बद्री केदार मंदिर समिति भी यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग में जमी बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। उत्तराखंड की विश्वविख्यात चार धाम यात्रा का शुभारंभ 10 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद यमुनोत्री धाम और उसके बाद केदारनाथ और अंत में सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं और तैयारी का जायजा भी ले चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। विभागों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सरल और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव कराने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो गई हैं और लगातार मैंने भी उसकी समीक्षा की है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, लोगों की अच्छी यात्रा हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो और किसी को कोई चार धाम में आने वालों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, उन सब की भावनाओं को ध्यान में रख के काम करें। राज्य सरकार के साथ साथ बद्री केदार मंदिर समिति केदारनाथ और बद्रीनाथ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, जबकि केदारनाथ धाम में यात्रियों के रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। पिछले साल हुई यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब ने नए रिकॉर्ड कायम किए थे, जिसे देखते हुए इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि यात्रा में फिर से नया रिकॉर्ड कायम होगा। 2023 में हुई यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं साल दर साल चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या 2012 27,98,466, 2013 13,53,139, 2014 3,27,213, 2015 8,75,077, 2016 15,21,494, 2017 23,24,158, 2018 27,69,508, 2019 32,40,882, 2020 3,11,549, 2021 3,11,549, 2022 44,32,268, 2023 54,05,868। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि पिछले 2 सालों में चार धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में जो चार धाम यात्रा है वो उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से इस वर्ष भी हमें अनुमान है और सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे। तो उस अनुरूप हम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी आपके संज्ञान में होगा कि विगत दिवस उन्होंने सचिवालय में जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ में व्यापक रूप से समीक्षा करी और यात्रा की तैयारियों को लेकर के विभागों की कार्य योजना पर उन्होंने जानकारी वो करी और जो भी उनको आवश्यक लगा उसमें उन्होंने आवश्यक सुधार की जो गुंजाइश जहाँ पर लगी उस संदर्भ में भी निर्देशित किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आते हैं वो हमारे प्रदेश के अतिथि हैं और उनके प्रति हमारी अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए। वहीं साल 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में केंद्र सरकार के सहयोग से पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो विपरीत मौसम में भी किया जा रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि केदारनाथ में मौसम काफी खराब रहता है, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्यों में रुकावट होती है। बावजूद इसके काम कर रही एजेंसियां अपने कार्यों को पूरा करने में जुटी हुई है।
देखिए, पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वहां पर व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। और इस बीच क्योंकि मौसम कई बार प्रतिकूल हो जा रहा है, तो उसके कारण से वहां पर जो निर्माण कार्य हैं वो बाधित भी हैं। लेकिन अभी प्रयास है कि जैसे ही मौसम कुछ साथ देगा तो उसके हिसाब से फिर व्यापक स्तर पर जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो प्रारंभ कर दिए जाएंगे। और विपरीत मौसम के बावजूद वहां पर कई चुनौतियां रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी एजेंसियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पुनर्निर्माण के कार्यों को वहां पर अंजाम दे रही हैं। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।